आप बताओ कि कानून को ताक पर रख करके कोई एक सामान्य सी नौकरी करने वाला व्यक्ति अगर 100 करोड़ रुपया अगर बना रहा है तो बुलडोजर उसके घर पर चला क्या? अभी उत्तर प्रदेश में केवल 2 ही ध्रुव है, एक है भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का, दूसरा है समाजवादी पार्टी का। कि अगर वादी आप कहेंगे तो हम समाजवादी भी हैं, तो साथ साथ अम्बेडकर वादी भी हैं। कानून का दुरुपयोग करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। गुलशन यादव कोई माफिया नहीं। जब अपना दल का कोई विधायक नहीं था तो मैं उस समय जो है जब जीत के आया तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पार्टी का नेता था। सरकार कानून का दुरुपयोग कर रही है और विरोधी पार्टी के नेताओं को, विरोधी पार्टी के संगठन के नेताओं को इनको निशाना बना रही है और कानून का दुरुपयोग करके मुकदमों में फंसा रही है। अभी तक कोई भी सरकार रही हो, कांग्रेस की रही है, बीएसपी की रही है, समाजवादी की रही है और इसके पहले भी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, उस समय भी इतना पिछड़ों का हक कभी नहीं मारा गया जितना 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मारा गया। आप जब सपा में गए तो एक सवाल ये खड़ा हुआ कि हिंदूवादी नेता जिस तरीके से हिंदुत्व की बात करते थे आर के वर्मा, वो अचानक से सपाई कैसे हो गए? मैं आपको बताऊं, मैं कोई हिंदूवादी या कोई वादी नहीं हूं, मैं तो मानवतावादी हूं। जिस वर्ग से आप आते हैं उसका राजनीतिक भविष्य क्या है और आज के समय में उस वर्ग की जो राजनीतिक हिस्सेदारी है उसके लिए मुखरता से कौन आवाज उठा रहा है? भाजपा से स्वतंत्र देव सिंह या फिर अनुप्रिया पटेल या समाजवादी पार्टी में आर के वर्मा? देखिए, सही बात यह है कि जिसका नाम आप ले रहे हैं ये सब लोग सत्ता के नशे में मस्त हैं। नरेंद्र मोदी बेस्ट पॉलिटिकल एक्टर, अखिलेश यादव एक ऐसा राजनेता जो एक बार नहीं, 2 बार नहीं बल्कि 3 बार विधायक बना। 2014 में कहा जाता है कि बसपा में थे लेकिन उसके बाद अपना दल के समर्थन से विश्वनाथगंज विधानसभा सीट से उपचुनाव जीता। फिर दोबारा 2017 में अपना दल के टिकट पर विधायक बने, लेकिन फिर उसी अपना दल से बगावत की और आज ये माना जाता है कि प्रतापगढ़ से लेके इलाहाबाद तक के क्षेत्र में अनुप्रिया पटेल के वर्चस्व को चुनौती दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के उप मुख्य सचेतक आर के वर्मा जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल तो यही कि आमतौर पर माना जाता है कि आदमी एक जब ठहराव पे आता है, आप पेशे से डॉक्टर है, फिर राजनीति की तरफ अचानक कैसे आना हुआ? देखिए, 2 तरह के लोग राजनीति में आते हैं। एक जिनको कोई अपराध किए हों, अपराध से की सजा से बचने के लिए, दूसरा व्यवसाय करने के लिए, ग्लैमर पाने के लिए। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। दूसरी जो कैटेगरी लोगों की होती है, जो जन्मजाति एक स्वभाव होता है कि किसी के साथ गलत नहीं देख सकते और उनको न्याय दिलाने की अपेक्षा है। एक डॉक्टर किसी के साथ न्याय नहीं दिला सकता, उसकी निःशुल्क सेवा कर सकता है, उसकी मदद कर सकता है, पैसे से मदद कर सकता है, लेकिन जब हम एक बड़े वर्ग की ओर नज़र डालते हैं कि जो गरीब है, किसान है, उसकी बात कैसे करें, उसको मदद कैसे करें, तो निश्चित रूप से फिर उसका जरिया केवल राजनीति बनती है। और मैंने जब राजनीति में कदम रखा उस समय मेरी अपनी अच्छी खासी प्रैक्टिस थी। मतलब प्रयागराज के गंगा पार में गिने चुने लोग ही हमारे सामने हो सकते थे, अन्यथा टॉप पर मेरी प्रैक्टिस थी। उस समय मैंने राजनीति में कदम रखा। मेरे सभी साथियों ने मुझे बड़ा मनाने का प्रयास किया कि राजनीति तो बड़ी गंदी जगह है, आप क्यों जा रहे हैं? तो मैंने कहा भाई, मैं मानता हूं कि गंदी जगह है, बहुत गंदे लोग हैं और दिखते वही लोग हैं, अच्छे लोग नहीं दिखते। तो मुझे लगता है कि वह व्यक्ति राजनीति पर सवाल खड़ा करने का हकदार नहीं होता जो स्वयं गंदगी साफ करने के लिए 2 कदम आगे ना चले। मैंने कहा कि मुझे जाना है और एक नई पहचान अपनी बनानी है कि नहीं, हम ना माफिया हैं, ना हम उद्योगपति हैं, ना हम धनपशु हैं, ना हम अपराध छुपाने के लिए आए, ना सज़ा से बचने के लिए आए, ना बिजनेस व्यवसाय बढ़ाने के लिए आए। हम सच्ची निष्ठा के साथ इस लोकतंत्र की सेवा करने के लिए आए। तो निश्चित रूप से आज आपको देखने को मिल रहा है। हर आदमी जो राजनीति में आता है कहीं न कहीं कोई एक मार्गदर्शक होता है जिसके पीछे चलकर वो राजनीति में आता है। तो डॉक्टर आर के पटेल किसे मानते हैं कि राजनीति में कौन आदर्श रहा? सच बात यह है कि जब मैं तो पहले डॉक्टर सोरेलाल पटेल के साथ में राजनीति की, जब उन्होंने पहली बार पार्टी 1995 में जब बनाई थी तो पहला चुनाव मैंने
लोकसभा का डॉक्टर कैलाश नाथ सिंह का इलाहाबाद की सीट पर लड़ाया था, और उसके बाद विधानसभा चंद्रमणि सिंह पटेल को शहरोत्तरी लड़ाया था। उस समय मैं वहाँ का प्रवक्ता हुआ करता था। और उसके बाद फिर जब 2007 में डॉक्टर सोनीलाल पटेल 16वां विधानसभा से चुनाव लड़ रहे थे, तो बीजेपी का गठबंधन था। उस समय मेरी उनसे नाराज़गी हुई और वो सामंती ताकतों का प्रचार करने के लिए जा रहे थे। तो मैंने मना किया कि मुझे लगता है कि जो हम मंच पर भाषण करते हैं वो हमारे व्यवहार में होना चाहिए। और प्रतापगढ़ में चूँकि भाजपा से गठबंधन था, तो कुछ ऐसी जगह पर वो गए थे जहाँ पर मुझे लगता था कि ऐसे लोगों का प्रचार हमारे अपना दल के नेताओं को नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगा कि नहीं, ये तो दो बात हो गई, मुखौटा हो गया कि मंच से हम कुछ और बात करते हैं और व्यवहार में कुछ और लाते हैं। तो मैंने उस समय अपना दल छोड़ दिया था उसी समय। और उसके पहले एक सामान्य सा कार्यकर्ता सोराव से चुनाव लड़ा था, संजय पटेल, उसको 31-32 हज़ार वोट मिला था उसके 5 साल पहले, और उस बार डॉक्टर सोनीलाल पटेल को केवल 21 हज़ार वोट मिला था। तो उसके बाद मैंने बीएसपी ज्वाइन किया, और बीएसपी में कोई नेता मेरा कोई परिचित नहीं था। एक सामान्य सा बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ मैं मायावती जी तक पहुंचा था। केवल बूथ के कार्यकर्ता, 2 बूथ के कार्यकर्ता, वो कोऑर्डिनेटर से मुलाकात कराना और फिर कोऑर्डिनेटर के जरिए बहन मायावती जी से मुलाकात कराने का क्रम शुरू हुआ। और उसके बाद उन्होंने 2012 का आश्वासन दिया। फिर किन्हीं परिस्थितियों में 2012 में टिकट नहीं हुआ। तो सही बात है कि मेरी नाराज़गी कुछ थी और मैंने कैंडिडेट को बुरी तरह से हरवा दिया। और फिर मायावती जी ने स्वयं समीक्षा करी, उसके बाद मुझे बुलाया, बोले कि चलो ठीक है अब तुम्हें लोकसभा लड़ाते हैं। तो मुझे लोकसभा का टिकट उन्होंने किया। और राजनीति में जितना सामने दिखता है बहुत कुछ वो होता रहता है, घटित होता रहता है जो दिखता नहीं है। तो मेरे पीछे भी कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी जो मुझे नहीं दिख रही थी। वो ताकतें इकट्ठा होकर के जो मेरी विचारधारा से ठीक विपरीत विचारधारा की थी, या जिनका नज़रिया था कि प्रतापगढ़ जैसे सामंतवादी जनपद में एक पिछड़े गरीब किसान का बेटा कैसे बीएसपी से लोकसभा लड़ सकता है और लड़ेगा तो जीत भी सकता है। तो उन लोगों ने राजनीति का जो है दूसरा जो षड्यंत्र वाला हिस्सा होता है, कूटनीति का इस्तेमाल किया और मेरा टिकट उस समय भी कटवाया। और कटने के बाद पहले तो मैंने काफ़ी विरोध किया, दूसरे लोगों का टिकट नहीं होने दिया, राकेश त्रिपाठी को वहाँ से भगाया गया और मुस्तफ़ा सिद्दीकी को वहाँ से हटाया गया, कई लोगों को। लेकिन मुझे लगा कि हम प्रतिरोध कब तक करते रहेंगे, हम अपनी पॉजिटिव पॉलिटिक्स क्यों नहीं करते। तो उस समय फिर उपचुनाव हो रहा था, तो मैंने कहा मैं उपचुनाव लड़ूंगा। और उपचुनाव में लड़ा, अपना दल ने सपोर्ट किया, हालांकि उस समय जो है सिंबल नहीं था। वो चुनाव मुझे लगता है कि मैं उन गरीब कार्यकर्ताओं को के बल पर जीता जो बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करते थे, लेकिन उनको लगा था कि अब मेरे साथ अन्याय हुआ है और बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मेरे साथ खड़ा नजर आया। बसपा और की मैं सियासत उपचुनाव आपने जीता। की, बसपा में भी आप काफी दिनों जी तक हाँ। रहे। बसपा की सियासत का अनुभव क्या रहा? आप तो बता रहे हैं कि बूथ लेवल से लेकर आप मायावती जी तक पहुंचे, तो इतने बीच में आप बसपा की राजनीति का या बसपा की पॉलिटिक्स करने का ट्रेंड आपने क्या देखा? देखिए, जो पहले मानवर कांसीराम के समय जो ट्रेंड था, जिसको हम लोगों ने शुरुआती दौर में जब देखा था, जब मैं अपना दल की राजनीति में मैंने शुरुआत किया था, तो मानवर कांसीराम का भी इलाहाबाद में आना जाना होता था। और उसके बाद जब पार्टी सरकार में आई, तो सरकार में जो एक सत्ता का नशा कुछ लोगों को देते हैं, तो उन लोगों ने सत्ता का नशा दे दिया और लोगों को लगा कि नहीं, अब तो हमारी सोशल इंजीनियरिंग और हम ही कामयाब हैं। और उसके बाद फिर जो है कारपोरेट लोग बड़े पैमाने पर पार्टी में आ गए, पूंजीपतियों की एंट्री सीधे हो गई, तो राजनीति पूरी तरीके से बिगड़ गई। जिन लोगों ने, जिन कार्यकर्ताओं ने, जिन सामाजिक न्याय के पुरोधाओं ने बहुजन समाज पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाया था, उनकी उपेक्षा होने लगी और सीधे पूंजीपति पैसा कितना है वह इसका टिकट का, चुनाव लड़ाने का, पद का एक पैमाना बन गया, जिसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी का हश्र बहुत खराब होने लगा। और आपने देखा कि 2007 के बाद फिर जो है
दोबारा बहुजन समाज पार्टी अभी तक सत्ता में नहीं आ पाई, अपनी आस्थान भी, विपक्ष का भी स्थान नहीं बना पाई। उसके पीछे यही था कि जब पूंजीपति आ गए पार्टी में, तो गुंडे माफिया आ गए पार्टी में, तो जो सामान्य कार्यकर्ता, विचारवान कार्यकर्ता था, वो घर पर बैठ गया। और उसके बगैर जो है कभी भी जो है बहुजन समाज पार्टी फिर से कंपटीशन में नहीं आ सकती। अभी तो कंपटीशन से ही बाहर है। अभी उत्तर प्रदेश में केवल 2 ही ध्रुव है, एक है भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का, दूसरा है समाजवादी पार्टी का। तो समाजवादी पार्टी ने अपना उस मुकाम को बना करके रखा है। सत्ता में भले ही जो है 2017 से समाजवादी पार्टी नहीं आई, लेकिन समाजवादी पार्टी में वो बीमारी नहीं लगी जो दूसरी पार्टियों में लगी है। यहाँ तक कि अब तो मैं कह सकता हूँ कि यह बीमारी ये भारतीय जनता पार्टी को भी लग गई है। और अभी अंदर खाने इस तरह की चीज़ें घटित हो रही हैं जिसकी जानकारी हम लोगों को अपने सूत्रों से होती रहती है, तो उसका भी वही असर होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पर, अपने मुद्दों पर सड़क से सदन तक लड़ती रही है। और मुझे यही एक आकर्षण था। जब मैं अपना दल से 2017 का चुनाव जीतने के बाद मैं पार्टी से नाराज हुआ, तो मेरे मन में आया कि मैं किधर से राजनीति करूं। तो मुझे एक विकल्प दिखाई पड़ा कि बहुजन समाज पार्टी तो अपने उद्देश्य से भटक चुकी है, मिशन से भटक चुकी है, और समाजवादी पार्टी ही एक पार्टी है जहां पर मुझे जाना चाहिए। और वो कौन सी परिस्थितियां थी 2017 में आप अपना दल से विधायक बने? वो कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि आपको अपना दल से अलग होना पड़ा और कहा गया कि आप कि कुछ विवाद भी हो गए थे? देखिए, आशीष पटेल जी से, और आज ये माना जा रहा है कि आप उसी पूरे क्षेत्र में उनके वर्चस्व को चुनौती दे रहे हैं। जब अपना दल का कोई विधायक नहीं था, तो मैं उस समय जो है जब जीत के आया तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पार्टी का नेता था जी। और उसके बाद 2017 में 8 विधायक चुन करके आए, जीत करके आए। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैं पहला चुनाव अपना दल के जो है समर्थन से लड़ा था, और 2017 जो है वो विवाद के बाद जो है अपना दल सोने लाल हो गया। और सच तो ये है कि बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं है कि मैं अपना दल का प्रदेश अध्यक्ष था, और अपना दल सोनेलाल का बाहर से कहने के लिए तो प्रदेश अध्यक्ष था, लेकिन जब निर्वाचन आयोग को, भारत निर्वाचन आयोग को पार्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए जब भेजा गया, तो मुझे फ़ोन से अवगत कराया गया कि आप आएंगे। तो मैंने कहा भाई अब तुरंत तो मुझे कोई फ़्लाइट नहीं मिलेगी और आप दाखिल कर दीजिए। तो उन लोगों ने दाखिल किया, और मेरा पद जो था प्रदेश अध्यक्ष का, उन लोगों ने वो पेज ही गायब करके किसी कैसे आदमी को प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के बायलाज में बनाया है, ये अभी लोग नहीं जानते हैं। ये जो बाहर जो प्रदेश अध्यक्ष जो पब्लिक फोरम पर बनाए गए हैं, पार्टी के फोरम पर, ये प्रदेश अध्यक्ष नहीं, जो रजिस्ट्रेशन के लिए दिया गया है उसमें मेरा भी नाम हटा दिया गया था। तो डर और भय में तो मुझे लगा कि इतनी संकीर्ण विचारधारा के लोगों के साथ राजनीति कब तक चलेगी। माँ बेटी का जो झगड़ा, मैं इतने दिनों तक, जब तक अपना दल से मैं विधायक था, लगातार परिवार के बीच में आपसी सामंजस्य बैठाने को लेकर के, विवाद को ख़त्म करने को लेकर के रात भर बैठकें करना, प्रयास करना। लेकिन मुझे लगा कि दोनों तरफ से, इसमें कोई दो राय नहीं है, एक ही पक्ष जिम्मेदार नहीं है, दोनों तरफ से इतना संकीर्णता थी कि जो एक सामान्य व्यक्ति और सामान्य परिवार में देखने को नहीं मिलती है। राजनीति करने वाले व्यक्ति को उदार होना चाहिए, उदारवादी विचारधारा से काम करना चाहिए, और त्याग और समर्पण का नाम राजनीति है। तो त्याग और क्या लग रहा है कि दोनों पक्ष, माँ और बेटी का दोनों पक्ष में एक भी पक्ष त्याग और समर्पण के लिए तैयार नहीं थे, और उनकी अति महत्वाकांक्षा की नहीं, मैं के अलावा और कोई नहीं। माँ को लगता था मेरे अलावा बेटी नहीं, बेटी को लगता था मेरे अलावा माँ नहीं, कोई और नहीं। तो ये जो महत्वाकांक्षा थी, इसने पार्टी को कमज़ोर किया और समाज पर बहुत बड़ा डेंट लगाया, वो पहचान मिटी। आप जब सपा में गए तो एक सवाल ये खड़ा हुआ कि हिंदूवादी नेता
जिस तरीके से हिंदुत्व की बात करते थे आर के वर्मा, वो अचानक से सपाई कैसे हो गए? क्योंकि सपा को लेकर समय समय पर सवाल उठते हैं, अखिलेश यादव को लेकर या फिर मुलायम सिंह यादव रहे, उनको लेकर भी तमाम तरीके के सवाल खड़े होते रहे कि हिंदुओं को लेकर वो इतने मुकर नहीं रहे। नहीं, देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं कोई हिंदूवादी या कोई वादी नहीं हूं, मैं तो मानवतावादी हूं। और कभी भी मेरे मन से या कहीं भी आपने इस तरीके का, बहुत छोटा शब्द है ये, हिंदूवादी कहना अपने आप में पूरी दुनिया, देखिए हम लोग जो है, हम उन महापुरुषों को मानते हैं जो ये कहते हैं कि अयम निजः परो बेति गणना लघुचेत शाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये हम लोगों ने पढ़ा है। तो क्या ये सरकारी बिल्डिंगों पर क्यों लिखने के लिए पढ़ा है क्या? उसको अपने आचरण में लाने की ज़रूरत होती है। तो हम जब वैश्विक स्तर पर जाते हैं, स्वामी विवेकानंद को पूरी दुनिया ने इसी बात पर तो स्वीकार किया, इसीलिए बड़ा संत घोषित किया, और उसमें पूरी दुनिया के लोगों ने उनको जो सम्मान दिया इसी विचारधारा पर दिया। तो केवल एक छोटी सी बात करना नहीं, मैं तो मानवतावादी हूँ और मानव के कल्याण के लिए सोचता रहता हूँ, और मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म यही धर्म है। और सच बात यह है कि मैं दुनिया के किसी भी धर्म का मैं 100% अनुयायी नहीं हूँ। दुनिया के किसी भी धर्म का 100% अंश मैं स्वीकार नहीं कर पाता हूँ, और जो अंश मुझे लगता है कि यह इंसानियत और मानवता के पोषण के लिए है, मैं उतनी बात किसी भी धर्म की स्वीकार करता हूँ। बाकी मैं उसे अस्वीकार करता हूँ तो बड़े पैमाने पर लोग मुझे नास्तिक भी कहते हैं, जो नहीं समझ पाते। तो हालांकि उसका मुझे कोई कष्ट नहीं होता है, वो उनकी समझ है। नास्तिक की वो परिभाषा शायद वो नहीं जानते कि नास्तिक क्या होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो एक आपके द्वारा जो कहा गया कि मैं एक हिंदूवादी छवि से यहाँ कैसे आया, भाई देखिए, समाजवादी पार्टी में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया क्या हिंदू नहीं थे क्या? श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव हिंदू नहीं थे क्या? बड़े पैमाने पर लोकल लीडरशिप जितनी थी सब हिंदू लोग थे। मुस्लिम तो ये हमारे भारत की तो संस्कृति ही है। हिंदू मुस्लिम जितने भी सिख ईसाई सभी जो है, जितने भी धर्म मजहब के लोग रहते हैं, सब आपस में मिलकर के प्रेम और भाईचारे से के साथ समाज में खुशहाली ला जा सकती है और देश को तरक्की के पथ पर आगे बढ़ाया जा सकता है। अन्यथा आप अगर एक धर्म की बात करेंगे तो पाकिस्तान का क्या हाल हो रहा है आप देख लीजिए। नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है, कितनी तरक्की किया, क्या हुआ आप देख सकते हैं। तो दुनिया के सभी धर्मों का आदर करना चाहिए, उनकी परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। मैं किसी भी धर्म की परंपराओं का कोई विरोधी नहीं हूँ। हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ कि नहीं स्वीकार करता हूँ, ये मेरा विषय है। मैंने कहा कि जहाँ मुझे लगता है कि नहीं, इसमें इंसानियत नहीं है, मानवता का कल्याण नहीं है, या ये भेदभाव या कोई और चीज़ से ग्रसित है, तो मैं उसे स्वीकार नहीं करता हूँ। तो मैं एक हिंदूवादी नेता के रूप में नहीं, बल्कि एक मानवतावादी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा से बहुत प्रेरित, और निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि अगर वादी आप कहेंगे तो हम समाजवादी भी हैं, तो साथ साथ अंबेडकर वादी भी हैं। एक कहानी अक्सर चर्चाओं में रहती है डॉक्टर आर के वर्मा को लेकर कि आप एक बार दावेदारी करने गए अपने टिकट को लेकर। तो आमतौर पर आदमी एक टिकट के लिए जद्दोजहद करता है, एक सीट के लिए अपने दावे मजबूत करता है। आपने एक साथ 5-5 सीटों पर अपने समीकरण समझाए। बेशक समीकरण नहीं समझाए। मैंने ये कहा कि प्रतापगढ़ की 3 सीटें, और सही बात है कि इलाहाबाद की भी 3 सीटें और प्रतापगढ़ की 3 सीट, किसी भी सीट पर मैं चुनाव लड़ सकता हूँ, चुनाव लड़ करके जीत करके आ सकता हूँ। इसमें मैं पार्टी के किसी नेता को भी नहीं बुलाऊंगा। ये बात मैंने कही कौन थी और वो नेता कौन था, बता सकते हैं? अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के भी बड़े नेता थे, हालांकि वहां मुझे लड़ना नहीं था। ये तो चर्चाएं जब आई थी, समाजवादी पार्टी में भी जब मैं गया तो मैंने ये बात मानी राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैंने कहा था कि मैं एक सीट नहीं मांग रहा हूं, आप मुझे इन सीटों में से किसी भी सीट पर लड़ा दीजिएगा। और उसमें इलाहाबाद प्रतापगढ़ दोनों जगहों की सीटें सम्मिलित थी, 6 सीटें, और जिसमें रानीगंज विधानसभा नहीं थी जहां से मैं विधायक हूँ। रानीगंज विधानसभा मेरी कभी प्राथमिकता में नहीं रही, और उस सीट पर आदरणीय अध्यक्ष जी ने लड़ाया, और जनता के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से मैं चुन करके आया।
27 का चुनाव करीब है, ऐसे में जात की पॉलिटिक्स को लेकर तमाम दल दावे कर रहे हैं। क्या लगता है कि जो जिस वर्ग से आप आते हैं उसका राजनीतिक भविष्य क्या है, और आज के समय में उस वर्ग की जो राजनीतिक हिस्सेदारी है उसके लिए मुखरता से कौन आवाज उठा रहा है? भाजपा से स्वतंत्र देव सिंह, या फिर अनुप्रिया पटेल, या समाजवादी पार्टी में आर.के. वर्मा? देखिए, सही बात यह है कि जिसका नाम आप ले रहे हैं ये सब लोग सत्ता के नशे में मस्त हैं। इनको जाति से कोई लेना देना नहीं है, इनको समाज से लेना देना नहीं है। जो सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग थे और सामाजिक न्याय का ढिढोरा पीटते थे, मैं आज अगर मैं पूछूं, चाहे वो स्वतंत्र देव सिंह जी हों चाहे अनुप्रिया पटेल जी हों, आप ये बताइए कि जब से सरकार में ये लोग शामिल हुए, उत्तर प्रदेश में आरक्षण के इतने सारे मामले आए और जहां पर आरक्षण अधिनियम की लगातार अवहेलना की गई। आप चाहे बड़े पूरे प्रदेश लेवल पर देख ले, जितनी भर्तियां हुई हैं, जो आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 1 की उपधारा 6 जो ये कहती है कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जो पिछड़े वर्ग और अनुसूचित वर्ग का अभ्यर्थी अगर वह सामान्य मेरिट क्वालिफाई करता है तो उसे आरक्षित कोटे में नहीं रखा जाएगा। लेकिन 2017 से आज तक की बात मैं करता हूं, एक भी प्रतियोगी परीक्षा की द्वारा भर्ती ऐसी नहीं की गई जहां इस अधिनियम का पालन करने का काम किया गया हो। अभी आप केजीएमसी में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, यहाँ की भर्तियों में एनएफएस लगाया गया और जो भर्तियां चिकित्सकों की गई उसमें पिछड़े और दलित जो अनुसूचित समाज का जो कोटा होता है वो कोटा नहीं दिया गया। जो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला था उसमें लगभग जो है अगर पिछड़े और अनुसूचित समाज को लेंगे 10,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी थे जिनको शिक्षक बन जाना चाहिए था। और एक जो संविधान का हवाला भारतीय जनता पार्टी देती है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उस आयोग के द्वारा जांच करा करके एक आदेश उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा गया कि तत्काल इन पिछड़े वर्ग के इन अभ्यर्थियों को, अनुसूचित वर्ग के इन अभ्यर्थियों को शिक्षक बना करके और जिम्मेदार अधिकारियों को दंडित करा जाए। लेकिन उस आदेश को उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको कचरे के डब्बे में डाल दिया। तो आप समझ सकते हैं कि संवैधानिक संस्थाओं का ये कितना सम्मान करते हैं और इसीलिए ये सभी संवैधानिक संस्थाओं को अपने गिरफ्त में रखते जा रहे हैं। उनके अधिकार की लगातार कटौती हो रही, या तो डर दिखा करके उनको अपने कब्जे में करने का काम किया जा रहा। तो जिन शख्सियत का आपने नाम लिया वो सामाजिक न्याय के नाम पर जब से सत्ता में है तब से मूक हो गए हैं। तो हम लोग तो सड़क से लेकर के सदन तक सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। एक घटना एक बार प्रकाश में आई, इसी में जोड़ते हुए आपसे बात करते हैं। एक टोल प्लाजा पे विवाद हुआ, आपका नाम आया, क्या था पूरा प्रकरण? पूरा प्रकरण ये था कि जनपद प्रतापगढ़ मुख्यालय से लेकर के बड़े पैमाने पर लोगों ने मुझे प्रमाण दिया कि जब प्रयागराज से कोई वाहन टोल प्लाजा पर पहुंचता था, रुकता था, तो वहाँ के वर्कर्स ये कहते थे कि जो है मेरा जो है सिस्टम जो है काम नहीं कर रहा है और आप कैश पेमेंट कर दीजिए। और वो कैश पेमेंट 2 गुना लेते थे और उसके बाद जब घर जाते थे तो उनको मैसेज आता था कि उनके अकाउंट से भी पैसा कट गया। तो मतलब एक टोल प्लाजा पर एक व्यक्ति से 3 गुना पैसे की वसूली की जाती थी। और जिन गाड़ियों पर पास लगा होता था उनको भी रोक करके जो है वसूली की जाती थी। तो उस बार वहाँ पर कर्मचारियों ने, चूँकि वो किसी माफिया का टोल प्लाजा था और अपने कुछ गुंडे वहाँ पर बैठा करके रखे थे। कौन तो माफिया था, नाम लेना चाहेंगे? अब नाम शायद वो जौनपुर का माफिया कोई था, जौनपुर का कोई माफिया था, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। लेकिन जो है वो टोल प्लाजा तो जानते हैं, सामान्य आदमी नहीं, वो ऐसे लोगों के बल पर लोग वसूली करते हैं। तो चूँकि मेरा क्षेत्र था, स्वाभाविक सी बात है हमारी गाड़ी रोकी गई तो लोगों ने उन लोगों का स्वागत कर दिया, उन लोगों ने स्वागत कर दिया जो अवैध काम करते थे।
तो ये तो एक सामान्य मतलब टोल प्लाजा चलाने वालों से भी ज्यादा ताकतवर हैं डॉक्टर आर के वर्मा। देखिए टोल प्लाजा मैं तो ये बात को कहता हूँ ना कि देखिए कानून के अनुसार ही आपको काम करना चाहिए। आप टोल प्लाजा पर बैठ करके अवैध वसूली करोगे, 3-3 गुना अगर पैसा वसूलोगे तो निश्चित रूप से जनाक्रोश होगा, और जनाक्रोश में आपको तो नुकसान उठाना पड़ेगा। अब आपने इस माफिया वाली नाम लिया एक उसका, तो आपके ही जिले की बात करता हूं। गुलशन यादव समाजवादी पार्टी से 2022 में उन्होंने चुनाव लड़ा विधानसभा का। लगातार उन पर कार्रवाई हो रही है, संपत्ति कुर्क हो रही है, उन पर इनाम बढ़ रहा है। उसको लेकर अखिलेश यादव ने भी कहा कि भाजपा हमें फ्री का ट्यूशन दे रही है। इस पूरी जो घटना है या जो शासन सरकार की कार्रवाई है उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए मैं तो पहले ये कहूँगा कि सरकार कानून का दुरुपयोग कर रही है और विरोधी पार्टी के नेताओं को, विरोधी पार्टी के संगठन के नेताओं को इनको निशाना बना रही है और कानून का दुरुपयोग करके मुकदमों में फंसा रही है। मेरे ऊपर पहले कोई मुकदमा नहीं था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जब मैं विपक्ष में आया, समाजवादी पार्टी में आया, तो मेरे ऊपर अनेकों मुकदमे दर्ज हुए। तो अब धीरे धीरे यही मुझे मुकदमे दर्ज करा करके मुझे भी माफिया घोषित कर देंगे। तो ये कानून का दुरुपयोग करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। गुलशन यादव कोई माफिया नहीं, बल्कि ये राजनीति का जो है गंदा चरित्र है और राजनीति का शिकार लोगों ने बनाया। बाकी गुलशन यादव कोई माफिया प्रतापगढ़ के नहीं है। मुझे लगता है कि अगर देखना है तो आप पूरे उत्तर प्रदेश पर नज़र डालेंगे तो बड़े बड़े आपको जो माफिया हैं, लोग माफियाओं का नाम ही नहीं लेते। इसीलिए तो मुझे लगता है कई बार सदन के पटल से लेकर के बाहर तक ये बात हुई कि आप पूरे उत्तर प्रदेश में माफियाओं की सूची तो जारी करिए, किसके ऊपर कितने मुकदमे हैं और किस तरह के मुकदमे हैं। हम राजनीतिक आंदोलन करते हैं तो हमारे ऊपर मुकदमा हो जाता है, हम भ्रष्टाचार सरकार के द्वारा जो पोषित है उसका उजागर करते हैं तो हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता है। लेकिन क्या मेरे ऊपर फिरौती का मुकदमा दर्ज है, मेरे ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज है, या मेरे ऊपर अन्य तरह के जो इस तरीके का अपराध होते हैं उनका कोई मुकदमा नहीं है? मेरे ऊपर तो सभी राजनीतिक मुकदमे दर्ज हैं। तो जो अपराधी स्वभाव के जो मुकदमे हैं वो मुकदमे किसके ऊपर दर्ज हैं, किन किन लोगों ने ज़मीन जायदाद हड़पा है, कितने लोगों ने अपहरण किया है, कितने लोगों ने जो है फिरौती वसूली है, हत्याएं करी है। तो ऐसे लोगों की सूची आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि वो आज भी भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में पल रहे हैं। पुलिस कभी उनका नाम नहीं लेती है और उन पर कोई कार्रवाई नहीं चलती, ना बुलडोजर चलता है, ना उनकी संपत्तियों की जांच होती है। तो निश्चित रूप से आज सत्ता के संरक्षण में माफिया पल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जहां आप बात करते हैं या फिर जहां वो भाषण देते हैं, समाजवादी पार्टी पर एक बड़ा आरोप यही लगाते हैं कि जब सपा की सरकार थी तो माफियाओं को संरक्षण दिया जाता था, अपराधी जो है वो सरकार के बगलगीर होते थे। अब आप एक बात बताइए कि अभी एक जो कानपुर का एक सब इंस्पेक्टर की नौकरी करने वाला सीओ तक पहुंचा और क्या नाम था, ऋषिकांत दुबे समथिंग ऐसे नाम था, आप तो बेहतर जानते होंगे, और वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार का चहेता अफसर था और इनकाउंटर स्पेशलिस्ट था। लेकिन जब उसकी तह तक लोग गए तो पता चला कि उसने कुछ ही वर्षों की नौकरी में 100 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति बनाई। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में जो लोग पल रहे हैं सच्चे माफिया तो ये हैं। आप बताओ कि कानून को ताक पर रख करके कोई एक सामान्य सी नौकरी करने वाला व्यक्ति अगर 100 करोड़ रुपया अगर बना रहा है तो बुलडोजर उसके घर पर चला क्या? यहीं पर जो हम लखनऊ में जहां बैठे हैं यहीं पर जो है डीएम अभिषेक प्रकाश हुआ करते थे, उनके ऊपर कितने आरोप हुए? क्या बुलडोजर चला क्या? उनकी गिरफ्तारी हुई क्या? कितने आरोप लगे? तो और जो प्रमाण आया, किस तरीके से पैसे वसूली करने का काम किया जा रहा था। अभी कफ सिरप का भी मामला आप देख रहे हैं, जहर परोस करके लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनको नशा दिया जा रहा है और उनकी मौतें हो रही हैं। इतने बड़े पैमाने पर कितनी ऐसी घटनाएं उस सिरप को पीने से हुई होंगी जो पीड़ित व्यक्ति कभी आकर के शिकायत भी ना किया होगा।
कोई दवा उसने पिया और पीने के बाद जो है उसकी मौत हो जाती है तो समझेगा कि बीमारी से मौत हुई, उसको ये नहीं पता कि हमने जो दवा पिया है उस दवा से मौत हुई है। तो ये इतना बड़ा मामला था, लेकिन अभी तक मैं पूछूं कि क्या उन दोनों पर जो है जो एक एसटीएफ का भगोड़ा था और दूसरा, दोनों ही सरकार के संरक्षण में पल रहे थे कि नहीं, सरकार के करीबी थे कि नहीं, उनके सारे सोशल मीडिया के फोटोग्राफ्स आप देख लो कि उनके करीबी थे कि नहीं। तो सरकार उनको क्या माफिया नहीं मानती? सरकार उनको माफिया नहीं मानेगी, और माफिया उन्हें मानेगी जो राजनीतिक रूप से उनके विरोधी हैं। तो आज माफिया की परिभाषा उन्होंने बदल दी है। तो अपने परिभाषा में वो किसी को भी माफिया बना सकते हैं, जो माफिया है उसे वो संत बना देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी, अब तो पूरा देश ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी में चले जाओ, 1000 पाप करके जाओ, वहां पर सब धुल जाएगा। जिस तरीके से अब बात राजनीति की करते हैं समाजवादी पार्टी की, 2024 के जिस प्रकार के परिणाम रहे, जिस तरीके से माना गया कि अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया और भारतीय जनता पार्टी भी इस समय पिछड़ों को ही साधने में लगी है, तो 27 को लेकर क्या खाका तैयार कर रहे हैं जब भारतीय जनता पार्टी भी पिछड़े वर्ग को साधने में लगी है? तब देखिए, बात साधने की नहीं है। पिछड़ों का नाम लेने से, किसी जाति के किसी नेता का नाम लेने से या जाति का नाम ले लेने से वह उसका समर्थक बन जाएगा, वोटर बन जाएगा, उसकी सरकार बनाएगा, ये बिल्कुल सच नहीं है। सच ये है कि जो उनकी बात करेगा उनका काम करेगा। अगर आप पिछड़ों की बात करते हो, पिछड़ों का हक मारते हो, पिछड़ों का आरक्षण मारते हो, तो कौन आपके साथ खड़े होगा? और निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कहता हूं कि अभी तक कोई भी सरकार रही हो, कांग्रेस की रही है, बीएसपी की रही है, समाजवादी की रही है, और इसके पहले भी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, उस समय भी इतना पिछड़ों का हक कभी नहीं मारा गया जितना 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मारा गया। आज आप पीजीआई में देख लीजिए, केजीएमयू में देख लीजिए, यहाँ पर पिछड़ों का जो आरक्षण का जो कोटा होता है भर्तियों में, कहीं नहीं उसका पालन किया गया। सभी विश्वविद्यालयों में प्रोफेसरों की भर्ती में पिछड़ों का पालन की कोटे का अनुपालन नहीं कराया गया। अभी मैंने मामला लखनऊ विश्वविद्यालय का उठाया था। यहाँ पर हिंदी विभाग, फिलॉसफी विभाग, गणित विभाग, बॉटनी डिपार्टमेंट, कई ऐसे 6-7 विभाग हैं जहाँ पर पिछड़े और अनुसूचित समाज के लिए शुद्ध रूप से आरक्षित पद खाली पड़े हुए हैं, लेकिन उन पर 2018 से सरकार भर्तियां नहीं करा रही है। चूंकि वहां पर जो जाएगा तो पिछड़े के कोटे से जाएगा, पिछड़े समाज का व्यक्ति जाएगा, अनुसूचित समाज का व्यक्ति जाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ऐसे विभागों में भर्ती नहीं करा पाई। तो क्या उसके समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे? जो उनके समाज के बच्चों को जो नौकरी नहीं दे रहा है, जो सरकारी भर्तियां नहीं निकाल रहे हैं, उनको वोट देंगे क्या? तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा अनुसूचित विरोधी पार्टी है, और यह देश को फिर से पुराने हालात में ले जा रही है, जहां पर जो ये पिछड़ा है, जो दलित है, जो अभावग्रस्त जीवन जो जीता था, जिसको कोई अधिकार नहीं था, फिर से इसके सारे अधिकार छीनने का काम कर रही है। क्योंकि पिछड़ा और दलित जब पढ़ लिख करके नौकरियों में गया तो सवाल करने लगा, और जिसकी वजह से आज आप देखिए, मैं दावे के साथ कहता हूं पूरे उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा से लेकर के यूनिवर्सिटी तक जो शिक्षा का स्तर गिरा है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन खत्म हुई है, उसके पीछे एक कारण है कि जहां पर कम कीमत पर शिक्षा मिलती है। प्राथमिक विद्यालय 27,000 प्राथमिक विद्यालय बंद करने का निर्णय सरकार का किस लिए था? इसीलिए था कि यहाँ पर पिछड़ा, गरीब, किसान, मजदूर का बेटा बेटी पढ़ता है, और ये पढ़ लिख करके सरकार से सवाल करता है, इसलिए इसको पढ़ने का अवसर मत दो। यहाँ पर शराब की दुकानें खुलवा दो और शराब पिएगा और सब कुछ भूल जाएगा। तो सरकार यही कर रही है। क्या आज मैं पूछना चाहता हूँ, 27,000 विद्यालय जो बंद करने का सरकार ने निर्णय किस आधार पर लिया था? छात्रों की संख्या घट रही थी तो बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है। आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, संसाधन बढ़ाने की जरूरत है, और आप सब खत्म करते जा रहे हो। तो निश्चित रूप से पिछड़ा अनुसूचित विरोधी है भारतीय जनता पार्टी। फिर से पुराने हालात, मैं बहुत कड़वी बात कहूं तो फिर से पिछड़े अनुसूचित समाज को भारतीय जनता पार्टी, वो शूद्र वाले जो वर्ण व्यवस्था का जो राज हुआ करता था, जब शूद्रों को केवल सेवा करने का अधिकार था, उस हालात में ले जाना चाहती है। इनको अधिकार नहीं देना चाहती, इनको अच्छे पदों पर बैठाना नहीं चाहती। अभी 34 विश्वविद्यालय का आंकड़ा मैंने निकाला। 34 विश्वविद्यालयों में से केवल एक विश्वविद्यालय का कुलपति ओबीसी का है,
बाकी कोई नहीं है। तो जहां आरक्षण है वहां भी आप उसका कोटा नहीं दे रहे हो, और जहां आरक्षण नहीं है वहां आप देना ही नहीं चाहते। अगर ऐसा तो है नहीं कि काबिलियत नहीं लोगों में, हर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बैकवर्ड एससी हैं, आप उनको अवसर क्यों नहीं दे रहे हो? क्योंकि यहां आप मनमानी कर सकते हो, इसलिए कर रहे हो। तो कहने का मतलब है कि यह सरकार पूरी तरीके से पिछड़े और दलित को ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से कमज़ोर करके एक तानाशाही राज इस देश में लाना चाहती है। इसीलिए पूरे देश के सबसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को अपने साथ लेकर के जो सरकारी संपत्तियां हैं, उन संपत्तियों के जरिए उनकी और आमदनी बढ़ा करके उनको मजबूत करके उनके साथ देश में तानाशाही व्यवस्था ला रहे हैं। एसआईआर प्रक्रिया इस दौरान चल रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी उस पर मुखरता से बात रख रहे हैं। तमाम मामलों को लेकर चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और सरकार पर भी आरोप लगा रहे हैं। इस दौरान आप भी क्षेत्रों में जा रहे हैं, आपका एक बयान सामने आ रहा है कि ये एसआईआर नहीं एनआरसी है। देखिए बात ये सही है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही सबकी पहचान का आधार कार्ड बना था जी, और जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सबसे बेहतर आपकी आइडेंटिटी कार्ड है, ये ना आपका अपना सबसे बेहतर ये पहचान पत्र है। तो चुनाव आयोग जब एसआईआर करा रहा है तो उसमें आधार कार्ड को प्रमाण के रूप में क्यों नहीं स्वीकार कर रहा है? आधार कार्ड का नंबर होता है। अगर आप बोगस मतदाता आप हटाना चाहते हैं तो आधार कार्ड से बढ़िया कोई विकल्प नहीं है। आप आधार कार्ड पर नंबर डायल करके आप देख लो कि उत्तर प्रदेश में कितनी जगहों पर उसका नाम है, वो पता चल जाएगा। दूसरे प्रदेशों में कहाँ का वो मतदाता है वो पता चल जाएगा। एक बार में आप सब साफ कर सकते हैं। लेकिन आयोग वो काम नहीं कर रहा है। आप इतना कम समय दे करके बीएलओ कितना तनाव में काम किए। बीएलओ का पूरा परिवार, भाई बहन, माता पिता, हर कोई लग करके एसआईआर के काम में घर घर घूम रहे हैं। और आयोग ने उस समय एसआईआर ऐलान किया। आयोग को उत्तर प्रदेश के बारे में कोई जानकारी नहीं। उत्तर प्रदेश में जब किसानों का खेती का काम चरम पर था उस समय आयोग ने एसआईआर का काम शुरू करवाया। उत्तर प्रदेश में हिंदू समाज में जो लगन होती है, जिसमें शादी विवाह का कार्यक्रम का आयोजन होता है, पूरे शादी ब्याह के कार्यक्रम का आयोजन हो रहा था, उसी में आप एसआईआर करा रहे हो। तो व्यक्ति अपने आयोजनों में व्यस्त है, किसान अपने खेती के किसानी में व्यस्त है, और आप उस समय एसआईआर करा रहे हो। बीएलओ बेचारा घरों घरों में घूमता पागल हो रहा है, फार्म दे रहा है, फार्म वापस नहीं आ रहा। इतना कम समय देने की वजह क्या थी? इसका मतलब है आप किसी के इशारे पर काम कर रहे हो। ये तो कर्मचारियों का उत्पीड़न है और आप निष्पक्ष एसआईआर नहीं कराना चाहते हो। आप बहाना बनाना चाहते हो कि इनका फॉर्म नहीं आ पाया, इनकी पहचान पत्र इनका नहीं आ पाया। तो निश्चित रूप से इसीलिए हम लोगों ने कहा कि ये एक तरीके से इनडायरेक्ट एनआरसी ही होगी। यह तानाशाही रवैया है आयोग का। आयोग के इस तानाशाही रवैये से निश्चित रूप से पूरा देश नाराज है। जितने सवाल भारत के लोकतंत्र में आज भारत केंद्रीय चुनाव निर्वाचन आयोग के ऊपर उठे हैं, आज तक कभी नहीं उठे थे, कभी नहीं उठे थे। भारत निर्वाचन आयोग पर जितने सवाल उठ रहे हैं, कभी इतने सवाल नहीं उठे थे। जब आप लोगों का विश्वास खत्म हो रहा है। जब आप चुनाव आयोग पे आरोप लगाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी एक काउंटर भी करती है, कहती है कि संवैधानिक संस्थाओं पर अब इनका विश्वास नहीं है, उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं ने जिस प्रक्रिया को अपनाया है उस पर विश्वास नहीं है। उससे जो होने वाली विसंगति है उससे हम लोग सचेत करने का काम कर रहे हैं। विश्वास इस बात के लिए हम लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा संस्थान पर विश्वास नहीं है, हमारा आयोग पर विश्वास है, लेकिन आयोग के द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है उस प्रक्रिया से विश्वास नहीं है। इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि कम से कम अभी उत्तर प्रदेश में कोई चुनाव नहीं है। आप 6 महीने का समय देते, 3 महीने का समय दे देते, लेकिन आप 1 महीने के भीतर सब कुछ कराना चाहते हो, तो ये संभव नहीं है। अभी आप देख लेना, अभी आज की तारीख में आप देख लो कि पूरे प्रयास के बाद नोएडा में कितना एसआईआर हुआ है, गाजियाबाद में कितना हुआ है, लखनऊ में कितना हुआ है। लोग 50-60% पर घूम रहे हैं। तो निश्चित रूप से, लेकिन चूंकि निर्वाचन आयोग बिल्कुल एकदम विपक्ष की बात को सुनना नहीं चाहता, केवल वो इशारा मान रहा। अब भारतीय जनता पार्टी अगर आज इशारा कर देगी तो आप देख लेना कि आज ये सूचना आ जाएगी कि 1 हफ्ते 10 दिन का समय और बढ़ा दिया गया।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भी अब महसूस हो रहा है कि वाकई ये निर्णय जो है अव्यवहारिक है और बड़े पैमाने पर मतदाताओं का नाम छूट रहा है। आज आप देखना, मैं दावे के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी भारत निर्वाचन आयोग से बात करेगी और समय मांगेगी, आराम से समय निर्वाचन आयोग आज दे देगा। अभी सदन में वंदे मातरम को लेकर भी 150 वर्ष पूरे होने पर शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में चर्चा हुई, बहस हुई। अखिलेश यादव ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि ये जो विषय है इसको इस तरीके से न रखा जाए। भाजपा पर भी उन्होंने आरोप लगाया, कहा जिन लोगों ने वंदे मातरम नहीं गाया वो वंदे मातरम का जिक्र कर रहे हैं। देखिए, बात तो उन्होंने बिल्कुल सही कही। वंदे मातरम का मतलब क्या है? मातृभूमि की वंदना है ना जी, मातृभूमि की वंदना ही वंदे मातरम है। और उस समय जो वो राष्ट्रीय गीत जो हुआ था तो वो एक जज्बा लेकर के इस देश के न जाने कितने असंख्य क्रांतिकारियों ने उस गीत के साथ देशभक्ति का जज्बा दिखाया और कितने लोग फांसी का फंदा चूमे, कितने लोगों ने गोलियां खाई, कितने लोगों ने लाठियां खाई। लेकिन ये बात तो हाउस में पूछा गया, ये बात लोकसभा और राज्यसभा में पूछी गई कि आप 4 आरएसएस के लोगों को आप बता दीजिए जो वंदे मातरम का गीत गा करके फांसी का फंदा चूमे हो। कांग्रेसियों में तो एक बड़ी लाइन आपको दिखती है, कांग्रेस ने देश को आजाद कराया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का देश की आजादी में कोई योगदान नहीं रहा है। इस बात को मैं दावे के साथ कहता हूं और ऐतिहासिक प्रमाण है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो बात अभी हम लोग जो है बारंबार सरदार पटेल जयंती पर इस बात को कहते हैं कि 1948 को 4 जनवरी 1948 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक की संघ की गतिविधियों पर अंकुश नहीं लगाया था, प्रतिबंध लगाने का काम किया था कि कोई भी गतिविधि आपके संगठन के द्वारा नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि आपके संगठन के द्वारा जो गतिविधि की जा रही है उससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा है और आप राष्ट्रध्वज का सम्मान नहीं करते, आप भारत के संविधान का सम्मान नहीं करते, इसलिए आपको प्रतिबंधित किया जाता है। उसके 1 साल के बाद 1949 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस बात का हलफनामा दे करके माफी मांगी कि हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, हम राष्ट्रध्वज का सम्मान करेंगे, हम भारत के संविधान का सम्मान करेंगे, हम कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं करेंगे और हम सांप्रदायिक सौहार्द बनाने में भी अपना योगदान देंगे। यह हलफनामा आरएसएस के लोगों ने दिया। अगर ये बात नहीं होती तो इनको हलफनामा देने की जरूरत कैसे पड़ती? दिया इन्होंने ना। तो राष्ट्रगीत का विरोधी कौन है? राष्ट्र का विरोधी कौन है? आजादी का विरोधी कौन है? इनका योगदान क्या है आजादी में? इनका कोई योगदान आजादी में नहीं है। कांग्रेसी और गैर कांग्रेसी बड़े पैमाने पर नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। उनका नाम भी बहुत बड़े पैमाने पर लोग नहीं जानते, इतिहास में उनका नाम भी दर्ज नहीं हो पाया, लेकिन इस देश के एक एक जनमानस ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, लेकिन आरएसएस ने कोई आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी। बातचीत के इस आखिरी दौर में कम शब्दों में कुछ ऐसे नामों का हम जिक्र करेंगे जिनके बारे में आप कम शब्दों में अपनी राय रखिएगा। नरेंद्र मोदी बेस्ट पॉलिटिकल एक्टर, अखिलेश यादव एक अनुभवी और ब्रिलियंट लीडर, मुलायम सिंह यादव धरातल के बहुत ही कामयाब नेता, योगी आदित्यनाथ परशुराम के शिष्य के रूप में अपनी पहचान बनाई, डॉक्टर आर.के. वर्मा एक छोटा सा जनसेवक। अब आपके जिले की बात करते हैं, राजा भैया जनसत्ता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रमोद तिवारी कांग्रेस पार्टी के एक नेता और राज्यसभा सांसद। एक आखिरी सवाल, जहां भी आप रहे, सोनेलाल पटेल के साथ रहे वहां भी टॉप पे रहे, अनुप्रिया पटेल के साथ राजनीति की वहां भी टॉप पे रहे, बसपा में राजनीति की आपने बताया कि कैसे बूथ लेवल से बहन जी तक पहुंचे, और आज समाजवादी पार्टी में भी हैं तो अखिलेश यादव के बगल में बैठते हैं। आखिर डॉक्टर आर.के. वर्मा में वो कौन सी खूबी है कि जहां रहते हैं टॉप पे रहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग अपने कर्म में विश्वास करते हैं और पार्टी और संगठन के द्वारा जो जिम्मेदारियां होती हैं उसका हम निर्वहन करते हैं। और इसके अलावा एक आम नागरिक होने के नाते भी जो है, एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते जो हमारी जिम्मेदारी है
कि जो भी उपेक्षित है, वंचित है, शोषित है, अन्याय अत्याचार जहाँ भी है, उनको न्याय दिलाने के लिए उनके साथ खड़े हों। यही राजनीतिक लोगों का कर्तव्य होता है। हम उस कर्तव्य को लेकर के चलते हैं। हाँ, राजनीति से मैं कोई व्यवसाय नहीं करता हूँ, राजनीति से कोई व्यापार नहीं बढ़ाता हूँ। मेरी अपनी दाल रोटी चलाने के लिए मेरे पास व्यापार है, मैं उसी में खुश रहता हूँ। तो आपने देखा हमारे साथ समाजवादी पार्टी से विधायक और सदन में उप मुख्य सचेतक डॉक्टर आर के वर्मा जी थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर बेबाकी से अपनी बात रखी।